हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th का एक और वीडियो आप सबके लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 6.3 पर। ठीक है, एक्सरसाइज 6.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें एक फार्मूला समझना है। ठीक है, वो फार्मूला क्या है? विभाजन सूत्र। ठीक है, इस समय हम निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन कर रहे हैं और इस चैप्टर में हमने अब तक दो एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 ये दोनों एक्सरसाइज कवर कर चुके हैं। आज हम एक्सरसाइज 6.3 पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा से पहले आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझाते हैं कि क्या है ये विभाजन सूत्र। हमने अभी तक क्या सीखा? हमने किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाना सीखा कि उसके कोऑर्डिनेट अगर कोई हमें बता दो तो वो किस चतुर्थांश में होगा ये बता सकते हैं हम। ठीक है, आगे बात समझ में, उसका कोऑर्डिनेट निकालना तथा दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला d इज इक्वल टू कितना, अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पड़ा, ये एक्सरसाइज 6.2 में किया था हमने। इस पर बेस कुछ क्वेश्चन लगाए थे। आज हम इस प्रश्नावली में एक और फॉर्मूले पर बात करेंगे। वो फार्मूला क्या है? विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र का क्या मतलब होता है कि जैसे कोई लाइन है आपकी ए बी, ठीक है, ये दोनों इसके एंड पॉइंट हो गए। अब इस ए बी लाइन को कोई एक तीसरा पॉइंट जो इसी पर स्थित है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर है, कौन है वो? सी है। अब सी जैसे ही बीच में आया आपने देखा कि पूरी जो ए बी लाइन थी ये हमारी दो लाइन में डिवाइड हो गई। कौन कौन सी? ए सी में और सी बी या बी सी में। ठीक है, ए सी और सी बी इन दोनों में क्या हो गई हमारी लाइन? ये डिवाइड हो गई। ध्यान से समझ रहे हैं ना? अब जब ये दो लाइन में डिवाइड हो गई तो इन दोनों की कुछ मेजरमेंट भी आई होगी। जैसे ए बी अगर हमारा, पूरी ए बी हमारी कितनी थी? मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर की थी। ठीक है, पूरी ए बी हमारी 10 सेंटीमीटर की थी और ए सी और सी बी जो आए हैं ये मान लेते हैं हमारा हो गया 4 का, तो ये कितने का हो जाएगा? 6 का। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर की हो गई और ये कितनी की हो गई? 6 सेंटीमीटर की। यानी 10 सेंटीमीटर की जो लाइन ए बी थी उस ए बी पर एक बिंदु सी ऐसा बीच में रखा गया जिसने उस 10 सेंटीमीटर की लाइन को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए सी और सी बी। और ए सी कितने का हुआ? 4 सेंटीमीटर का, और सी बी कितने का हुआ? 6 सेंटीमीटर का। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि भाई ए सी और सी बी ये जो दोनों पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट का रेशियो क्या बनेगा, अनुपात क्या बनेगा? तो अनुपात आप समझते हो, बटे को ही बोलते हैं। तो बोलेंगे भाई इसकी मेजरमेंट ले लो और इसकी मेजरमेंट ले लो। वो 4 है, ये कितना है? 6 है। अगर इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, यानी इनका जो रेशियो बना वो क्या बना? 2:3। बात समझ में आई? तो ये 2:3 का मतलब क्या हो गया कि हमारी ए बी लाइन को, कौन सी लाइन को? ए बी लाइन को एक बिंदु सी ने किस रेशियो में डिवाइड कर दिया? 2:3 में। अब इतना लंबा गैप है बीच में, रेशियो अंडरस्टूड है। ठीक है, ये इसकी लंबाई 2 या 3 नहीं लिखी हमने, ये 2 और 3 क्या है? इस समय रेशियो है। बात समझ में आ रही है? तो अच्छा, इस पॉइंट सी ने क्या किया? इस ए बी लाइन को 2 रेशियो यानी 2 अनुपात में विभाजित कर दिया, 2 भागों में विभाजित कर दिया। और किस अनुपात में? 2:3 अनुपात में। विभाजन सूत्र विभाजित कर रहा है ना, यानी इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि कोई लाइन है और उस लाइन को, ठीक है, उस लाइन को कोई एक पॉइंट आएगा और वो पॉइंट क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा 2 पार्ट में, और एक फिक्स रेशियो होगा। अगर वो रेशियो मान लेते हैं m1 और क्या है? m2 है। ठीक है, तो इसी पर बेस हमें एक फार्मूला मिलता है। वो फार्मूला क्या है? देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई लाइन हमारी क्या है? ए बी है। ठीक है, फार्मूला आता कहां से ये भी बताएंगे। अभी पहले समझ तो जाएं कि कौन सा फार्मूला हमें समझना है। भाई 2 पॉइंट है ए और बी, एक पॉइंट आया है सी, तो ए के कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, मान लेते हैं x1 y1, और बी का कुछ कोऑर्डिनेट होगा
x2 y2, c का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। मानने को तो कुछ भी मान सकते हैं ना, सब डिफरेंट डिफरेंट है, किसी को सेम तो नहीं माना है। इसको x1 और y1 किया है, इसको x2 y2 किया, इसको सिर्फ x और y किया है। ठीक है, देखो ये c जो है वो मध्य बिंदु नहीं है, मिड पॉइंट नहीं है ए बी का। आ रही बात समझ में? मिड पॉइंट होता तब तो दोनों रेशियो बराबर होते, ये 5 का ये भी 5 का, तो दोनों का अनुपात कितना आ जाता? 1:1 का आ जाता। आ रही बात समझ में? तो ये क्या है? मिड पॉइंट नहीं है। ये क्या है? कोई भी पॉइंट हो सकता है, पता नहीं कैसा पॉइंट है, हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि मिड पॉइंट नहीं है। ठीक है, जब तक क्वेश्चन में दिया ना जाए 100%, हम कैसे बोल सकते हैं भाई ये मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ए बी कोई लाइन थी और उसके लाइन पर एक बिंदु था, कौन? सी, जिसने इसको दो भागों में डिवाइड किया है, ए सी और सी बी। इनके निर्देशांक हमने मान लिए क्रमशः। अब मान लेते हैं सी ने इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड किया होगा? m1 और m2 रेशियो में। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर हमें सी का कोऑर्डिनेट नहीं पता हो तो इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है, फार्मूला क्या बनता है कि जो सी का कोऑर्डिनेट है वो x बराबर कैसे आता है? वो आता है आपका यहां पर, पहले आप चाहे m1 को लीजिए चाहे m2 को लीजिए। ठीक है, m1 को लीजिए चाहे m2 को लीजिए। एक चीज देख रहे हैं आप, m1 इधर है तो x1 y1 इधर है, m2 इधर है तो x2 y2 इधर है। ये सीक्वेंस एकदम परफेक्ट सीक्वेंस है। हम ऐसा नहीं कर सकते थे m2 को यहाँ ले लें और m1 को वहाँ, अगर कर देते तो यहाँ भी चीज़ें हमें अपोजिट करनी होंगी। यानी आप ये समझो कि अगर हम पहला रेशियो उठा रहे हैं, हमने किसको ले लिया? m1 को। ठीक है, ध्यान समझना, हमने रेशियो कौन सा लिया? m1। किसकी तरफ? हमारे जो दो इंड पॉइंट थे a और b, वो m1 जो रेशियो लिया है, वो अनुपात जो लिया है हमने, वो किसकी तरफ है? a की तरफ है ना, b से तो भी काफ़ी दूर है ना, b की तरफ तो m2 है। तो अगर m1 a की तरफ है तो m1 के साथ देखो, एक बार इसके x, देखो कौन सा कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं? x अक्ष वाला ना, तो इसके साथ x अक्ष वाले कोऑर्डिनेट का ही गुणा होगा। कौन कौन है x अक्ष वाले कोऑर्डिनेट? x1 है और x2 है। अब m1 के साथ x1 का गुणा करे या x2 का गुणा करे, ये बात आपको समझनी है, रटनी नहीं है, समझनी है। m1 किसकी तरफ है? a की तरफ है, तो a का कोऑर्डिनेट क्या है? x1। हम इसका उल्टा लेंगे, जो बिंदु जो अनुपात हमारे जिस बिंदु की तरफ रहता है उसका कोऑर्डिनेट ना लेकर के उसके अपोजिट वाला कोऑर्डिनेट लेते हैं, जो उससे दूर है। कौन दूर है? x2। तो m1 के साथ क्या लेना है? x2 लेना है, प्लस फिर इस बार m2 लिया तो इसके साथ क्या लोगे? x1 लेगो ना। देखो यहां पर है m2, तो x1 कहां है? उससे दूर है x1, बटे में कितना? दोनों रेशियो का ऐड, m1 प्लस m2। ठीक है, ये होता है आपका x का कोऑर्डिनेट। और y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सेम, m1 ले लिया तो 1 है, ये ऐसा समझो, आप सीधे लिख दिया करो, y का कोऑर्डिनेट लिख रहे हो तो my प्लस my। लो, इस टेक्निक से भी समझ जाओ। नीचे तो m1 प्लस m2 रहेगा, ये तो फिक्स मान के चलो, इसको दिमाग में सेट कर लो, m1 प्लस m2 रहेगा। यहाँ पे क्या लिख लिया हमने? my प्लस my। अब एक बार यहाँ पर 1 2 2 1। ठीक है, 1 2 2 1। यानी अगर यम पर 1 लगा रहे हो तो y पर 2 लगाना, यम पर 2 लगा रहे हो तो y पर 1 लगाना। खत्म कहानी इसकी। ठीक है, ऐसे इसको भी सेट कर सकते थे आप, mx प्लस mx कर सकते थे, और एक पर 1 एक पर 2, फिर यहाँ पर क्या? 2 और 1, 1 2 2 1 अपोर चलना। अगर 1 2 लिया है तो 2 1 और 2 1 लिया है तो 1 2। आई बात समझ में? क्योंकि देखो ये दोनों ही पद धनात्मक है, चाहे इसको हम पहले लिखें या इसको बाद में लिखें। तो ये हमारे फार्मूले हैं, इनको हम एक साथ लिख सकते हैं कि c का कोऑर्डिनेट x, y इज इक्वल टू क्या होगा आपका? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, इसको डायरेक्ट एक लाइन में भी लिख सकते हो या अलग अलग भी निकाल सकते हो, जैसी ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन में वैसे ही करते हैं हम। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसमें देखो, ये हमारे लिए ये भी एक फार्मूला है, यानी एक समीकरण है, ये भी एक समीकरण है। ये तो फाइनली कोऑर्डिनेट लिखे गए हैं तो इसको हम समीकरण नहीं मानेंगे। हमारे पास यहाँ पर किसी बिंदु विभाजन सूत्र के द्वारा दो समीकरण मिलते हैं। इन दोनों समीकरण में अज्ञात राशियाँ कितनी हैं? 1 2 3।
M1 M2 हो गया, 2 तो ये हो गए M1 M2, X1 X2 हो गया, 2 ये 4 हो गए, और एक X हो गया 5। 5 चीज़ें अज्ञात हैं। इनमें से अगर किन्हीं 4 चीज़ों का मान अगर हमें पता चल जाए तो 5वीं चीज़ जो होगी उसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें फाइंड कर सकते हो ना। ठीक है, अभी क्वेश्चन में समझेंगे। अब देखो ये फार्मूले आए कैसे, हमने तो बता दिया, आप मान लोगे। अब ये फार्मूलों का डेरिवेशन एक छोटा सा है। ठीक है, डेरिवेशन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अभी हम आपको थोड़ा सा डेरिवेशन समझा देते हैं, अपने आप चीज़ों को आप सेट कर लोगे। देखो डेरिवेशन अगर इसका करना है तो ये मान लेते हैं हमारा कार्टेशियन प्लेन हो गया, कार्तीय तल हो गया। अब इस तल में हम कोई भी 3 बिंदु मान लेते हैं। ये मान लेते हैं अपनी पहले कोई लाइन है ए बी। ठीक है, ये हमारी ए बी लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट तुरंत मानो x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट x2 y2। इस पर कोई पॉइंट है c जिसने इसको m1 और m2 के रेशियो में डिवाइड किया है। c के कोऑर्डिनेट हो गए x, y। अब यही x बराबर और y बराबर हमें लाना है। अब देखो कैसे आता है ये, यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। ठीक है, तीनों से हमने क्या खींच दिया, एक लंब खींच दिया। ठीक है, फिर ए से मान लेते हैं, ए से क्या खींचा, यम एन पी। ठीक है, तो ए से सी एन पर, ए से किस पर, सी एन पर एक लंब खींचो, और फिर सी से बी पी पर एक लंब खींचो। आ रही बात समझ में। अब देखो ए से इस पर लंब खींच दिया, क्या हो गया, ये मान लेते हैं ये हमारा Q है और ये क्या है, R है। ठीक है, अब हमारे पास 2 त्रिभुज मिलते हैं, 2 समकोण त्रिभुज मिलते हैं। क्या ये दोनों समरूप होंगे, बोलो। त्रिभुज ए सी क्यू क्या सिमिलियर होगा, समरूपता आप कक्षा 9 में पढ़ चुके हो ना। ये अगर 2 कोण बराबर हैं तो समरूप हो सकते हैं। एक तो 90 डिग्री मिल गया, एक एंगल वैसे ही बराबर मिल गया। ऊपर से फिर ये चूंकि ये क्या है, एक्स एच वाई एच है, तो देखो यहाँ पर हमने जो इस पर लंब डाला है और यहाँ भी चीज़ें परपेंडिकुलर है, तो यमयन रेखा और ए क्यू रेखा समांतर होगी, और एन पी भी किसके समांतर होगा, सी क्यू के समांतर होगी। यानी सी आर और ए क्यू ये दोनों ही रेखाएं आपस में क्या है, समांतर हैं। तो ये दोनों रेखा अगर आपस में समांतर हैं तो ध्यान से देखो, एक ये समांतर है और एक ये समांतर है। तो जो एंगल यहाँ बन रहा होगा वही एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ। क्योंकि अगर 2 समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पर ये कौन से कोण है भाई, बोलो, संगत कोण है ना, दिख रहा है भाई। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दोगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तब समझ में आएगा ना कि ये दोनों कैसी रेखाएं, समांतर रेखाएं हैं। और ये देखो तिर्यक रेखा काट रही है ना, तो यहाँ वाला एंगल और कौन सा एंगल, यहाँ वाला एंगल मिल रहा है ना। बस अब उसके बाद अगर हम यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ कर दें, यहाँ से भी लाइन ड्रॉ कर दो, तो हमारे एंगल पर कोई ना फर्क पड़ेगा। एंगल तो हमारा इसके और इसके बीच का है। ठीक है, तो यहीं से देखो दोनों लाइन ड्रॉ हुई हैं। क्लियर हो गया। तो 2 एंगल बराबर हैं तो हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सिमिलियर होंगे, समरूप हो जाएंगे ना। तो देखो जब समरूप हो जाएंगे, देखो अब इसका क्या नाम होगा, ए सी क्यू लिखा है हमने, ए सी क्यू। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ए का संगत सी बन रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, सी फिर बी, सी बी आर। ठीक है, तो ए सी बटे कितना, देखो 2 त्रिभुज जब समरूप लिखते हो तो क्या लिखते हो, तो कक्षा 9 वाला चीजें याद करो। ए सी बटे सी बी, सी क्यू बटे बी आर, ए क्यू बटे सी आर। तो ए सी बटे सी बी बराबर ए सी बटे सी बी बराबर सी क्यू बटे कितना, बी आर बराबर ए क्यू बटे कितना, सी आर। ठीक है, ए सी क्या है, ए सी। देखो अभी ना तो हमने ए सी निकाला है ना सी बी निकाला है, और क्या क्या है, ए क्यू है और क्या है, ए आर। देखो सबके पहले तो ठीक है, इतनी बात हो गई ना। अब देखो सबकी मेजरमेंट के बारे में बोलते हैं कि ए सी क्या होगा हमारा। ठीक है, ध्यान से समझो। ए का कोऑर्डिनेट आपने कितना लिखा था, x1, y1। इसका मतलब ये जो दूरी है ये कितनी है आपकी,
y1 है ना, am कितना है y1 है, am कितना है y1, कहीं है ज़रूरत ही नहीं पड़ी। चलो am के बराबर ही कौन होगा आपका, qn होगा। qn भी किसके बराबर है, y1 के बराबर है। समझ रहे हो इतनी बात। अब देखो ये cn कितना होगा बताओ, cn कितना होगा, c से लेकर n तक की डिस्टेंस। तो देखो इसका ये क्या है, वाई एच की समांतर है ना, तो वाई एच का कोऑर्डिनेट कितना है, इसका वाई है, तो इसकी टोटल लंबाई कितनी होगी, वाई होगी सी एन की। और सी एन के बराबर ही कौन होगा आपका, आर पी होगा। इतनी बातें समझ में आई भाई। ये वाई वन है और ये वाई वन इतने के बराबर है, क्यू एन के बराबर है वाई वन। फिर यहां से सी से एन तक ये पूरा कितना है, वाई है सिर्फ, तो यहां से यहां तक भी क्योंकि लंब डाला आपने, तो पी आर या आर पी ये भी कितना होगा, वाई होगा। इतनी बात समझ में आई। और फिर वाई टू कौन बनेगा, बीपी, बीपी कितना होगा आपका, वाई टू होगा। ठीक है। और अगर सिर्फ बी आर की बात करें, किसकी बात करें, बी आर की, तो ध्यान से समझना बी आर कितना होगा, ये बी से लेकर पी तक पूरी डिस्टेंस कितनी थी, वाई टू थी। इस वाई टू में से अगर हम आर पी काट के निकाल दें तो क्या बचेगा, बी आर बचेगा ना। बी आर का मतलब हो गया कि पूरी भुजा बीपी में से क्या घटा दो आप, आरपी घटा दो। भाई यही तो पूरा बीपी है, देख रहे हो। इसी बीपी में से यहां पर क्या है, आर है, तो इस पूरी बीपी में से अगर हम, पी है ना यहां पर, इस पूरी बीपी में से अगर हम आरपी काट के निकाल दे रहे हैं तो बचेगा क्या, बी आर बचेगा ना। तो बी आर इज इक्वल टू क्या, बीपी, पूरी भुजा बीपी माइनस कितना, आरपी। तो बीपी क्या है, बीपी की लंबाई लिखी है वाई टू, और आरपी कितना है, आर से पी तक की डिस्टेंस, आरपी वाई है, वाई टू माइनस कितना, वाई। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, बी आर की वैल्यू आ गई। बी आर की हमें ज़रूरत थी, ठीक है, तो बी आर की वैल्यू तो मिल गई भाई। अब इसी तरह सी आर, चलो पहले बी आर छोड़ो, अब सी क्यू की वैल्यू निकालो। सी क्यू, सी क्यू बताओ क्या होगा भाई। यहां भी एकदम वही हाल है कि सी क्यू की अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, इतनी डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो सी से लेकर एन तक की, सी से लेकर एन तक की पूरी डिस्टेंस में से क्यू एन निकाल दो। यानी सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी एन माइनस क्यू एन, सी एन माइनस कितना, क्यू एन। तो सी एन क्या है, सी से लेकर एन तक की डिस्टेंस पूरी क्या थी, बोलो वाई थी ना। और क्यू एन की डिस्टेंस कितनी है, क्यू से लेकर एन तक की डिस्टेंस मतलब ए से लेकर एम तक की डिस्टेंस मतलब वाई वन। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, सी क्यू की वैल्यू आ गई। एक बी आर की वैल्यू जो हमें यूज करनी है, एक सी क्यू की वैल्यू जो यूज करनी है। ठीक है, अब इसके बाद सी क्यू भी मिल गया है कहीं पर, ये रहा, दो वैल्यू तो मिल गई हमें भाई। अब देखो ए क्यू, देखो ये ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 था, इसका मतलब ये मूल बिंदु 0 से लेकर के यम तक की कितनी डिस्टेंस होगी, x1 होगी ना, और यहां पर ये y1 था, ये पूरा यहां से यहां तक x1 है। और फिर c की देखो कोऑर्डिनेट कितना है, x, y है, ये x1 नहीं कॉमा लगा है, x, y है, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, x होगी। तो अगर आप सिर्फ आप mn की बात करो तो mn की वैल्यू क्या होगी, इस पूरी वैल्यू x में से x1 काट दिया जाए, देख रहे हो ना। यानी यहां पर अगर हम mn की बात करें तो mn का मतलब हो जाएगा कि ON माइनस OM। ठीक है, पूरी भुजा ON में से अगर हम OM निकाल दें तो क्या बचेगा हमारे पास, mn बचेगा। ठीक है, तो ON है कितना, पूरा x, और OM कितना है, x1। ठीक, बात आगे समझ में, mn निकल गया। अच्छा, mn के ही बराबर कौन होगा, AQ होगा। तो ये चाहे mn लिखो या फिर क्या लिख दो, इसको AQ लिख दो। AQ की वैल्यू भी मिल गई आपको। ठीक है, CR की वैल्यू निकाल लो। CR क्या होगा भाई, CR की वैल्यू, तो यानी NP निकल जाए तो ये CR हो जाएगा। अब देखो NP क्या हो गई, यहां से यहां तक तो ये x हो गई है, और फिर यहां से लेकर पूरी यहां तक क्या हो जाएगी, ये देखो x2 है ना, ये पूरी यहां तक क्या हो जाएगी, x2 हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपको NP निकालना है
तो ओ से लेकर के पी तक की पूरी डिस्टेंस x2 है, x2 में से क्या घटा दो, x घटा दो, तो सी आर क्या हो जाएगा आपका x2 माइनस एक्स। सी आर कितना निकाला है, x2 माइनस एक्स, सी आर भी निकला है। अब बचा ए सी और सी बी, तो ए सी कितना है भाई, सीधे दिख रहा है m1, ए सी कितना है आपका m1 है, और सी बी भी है, सी बी कितना है m2 है। सारी डिस्टेंस निकल गई, सबकी वैल्यू निकल गई ना, सबकी वैल्यू पुट करो इसमें। एक बार देखो पहले रखो तो क्या होगा, देखो ए सी बटे सी बी, तो ए सी की वैल्यू है m1 बटे सी बी की वैल्यू है m2 बराबर सी क्यू की वैल्यू कहाँ आई है, ये रहा सी क्यू, वाई माइनस वाई वन बटे बी आर की वैल्यू कहाँ आई है, वाई टू माइनस वाई बराबर ए क्यू बटे सी आर, ए क्यू की वैल्यू कितनी आई है एक्स माइनस एक्स वन, और बटे सी आर की वैल्यू कितनी आई है, ये रहा एक्स टू माइनस एक्स। ठीक है, आगे इतनी बात समझ में। अब इस पूरे समीकरण में से हम दो दो पार्ट लेकर चलेंगे, दो दो चीज़ों को, तो तीन लोग हैं इसमें ना, एक बार इन दोनों को ले लेते हैं। तो m1 बटे m2 इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बटे वाई टू माइनस वाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इनका। देखो वाई टू माइनस वाई का गुणा किस में होगा, m1 के साथ होगा, तो क्या हो जाएगा ये m1 वाई टू माइनस m1 वाई बराबर, इधर गुणा होगा क्या हो जाएगा ये m2 वाई माइनस m2 वाई वन। ठीक है, अब वाई वाई वाले पदों को एक तरफ लेके चलो। ठीक है, इसको उधर भेज दो, इधर क्या है m2 वाई, देखो यहाँ पे क्या है माइनस m1 वाई यहाँ पर है पहले से, इधर से ला रहे हैं क्या हो जाएगा ये भी माइनस m2 वाई हो जाएगा बराबर, यहाँ पहले से क्या है माइनस m2 वाई वन है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई m1 वाई टू है, इधर प्लस का, इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का m1 वाई टू। दोनों तरफ देख रहे हैं चारों चीज़ें माइनस है, माइनस कॉमन लेकर के सब कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। इधर माइनस हम क्या कॉमन ले ले, y कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा आपका m1 प्लस m2, क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। इधर सिर्फ माइनस कॉमन ले लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये, इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो इसमें केवल साइन कॉमन ले रहे हो, तो साइन सबके पॉजिटिव हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो, m2 वाई वन प्लस m1 वाई टू बटे कितना m1 प्लस m2। समझ में आया भाई, y के साथ ये पूरा ब्रैकेट क्या था गुणे में था, तो देखो अभी यही फार्मूला तो लिखा था हमने कि जो बीच में c बिंदु है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट x का y है, तो उसका y वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, m2 लिया है तो y1 प्लस m1 लिया तो उसके साथ y2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही जब m1 बटे m2 के साथ x माइनस x1 बटे x2 माइनस x लेते हैं तो x का कोऑर्डिनेट यहाँ पर मिल जाता है हमें, क्या मिल जाता है x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 बटे कितना m1 प्लस m2। ठीक है, उसको आप खुद डेरिवेट करके जान सकते हो। ये समझ में आई, तो इस तरह से आपका क्या आ जाता है, ये x और y के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं। यानी जो फार्मूला हमने बताया वो फार्मूला कैसे आता, इस चीज़ की जानकारी अब आपको हो गई है। ठीक है, कैसे डेरिवेट करना है आपको। ठीक है, तो मेरी चीज़ें समझ में आई हैं, बढ़ती हैं प्रश्नावली की तरफ। ठीक है, एक चीज़ और बताओ यहाँ पर कि अगर C मध्य बिंदु हो जाए तो क्या होगा, C क्या हो जाए अगर मध्य बिंदु हो जाए, तो अगर C मध्य बिंदु हो जाएगा तो m1 और m2 का जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। तो जहाँ m1 है वहाँ पे 1 रख दो, m2 की जगह पे क्या रख दो 1 रख दो, दोनों यहाँ पे 1 रख दो। देखो यहाँ पे 1 रखोगे तो x1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो x1 ही रहेगा, m1 का मल्टीप्लाई x2 के साथ रहेगा तो x2 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा ये x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 1 और 1 2 हो जाएगा, और y के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये मध्य बिंदु किसके कोऑर्डिनेट हैं
मध्य बिंदु। ठीक है, मध्य बिंदु, अगर कोई दो रेखा है मध्य बिंदु विभाजित कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 बाई 2 तथा y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है, ये इतना पूरा मैटर समझने के बाद अब हम एक्सरसाइज पर चलते हैं आपकी। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए, कुछ समझ में आ रहा हो, लेकिन सारी चीज़ें बुक में भी दी गई हैं, वहाँ से भी आप समझ के अच्छी तरीके से नोट कर सकते हो। हमने तो यहाँ पर बस आपको रफली एक चीज़ें बताई हैं ताकि चीज़ें आपकी समझ में आ जाएं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। क्या निम्नलिखित चित्र में एडी एक त्रिभुज है और एडी त्रिभुज की माध्यिका है तथा डी निर्देशांक ज्ञात करना है। एक त्रिभुज दे रखा है, उस त्रिभुज में ये ए है और यहाँ बी है और यहाँ पे सी है और यहाँ से एक एडी रेखा खींची गई है और ये डी क्या है, एडी क्या है, माध्यिका है। अगर एडी माध्यिका है तो निश्चित ही हमारी ये बी डी और डी सी क्या हैं, दोनों समान अनुपात में होंगे ना। बी डी के बराबर कौन होगा, डी सी होगा, क्योंकि माध्यिका का मतलब ही क्या होता है, वो सामने वाली भुजा को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो अगर इसके दोनों बराबर भागों, चाहे जितना, ये भी 1000 सेंटीमीटर हो, ये भी 1000 हो, मीटर किलोमीटर किसी भी डिस्टेंस में हो, तो इनका अनुपात क्या आएगा, 1:1 आएगा। कोऑर्डिनेट सबके लिख लीजिए। 5,7 -7 है, 5, -7, 4,7 बी का है। फिर डी का कोऑर्डिनेट है 6, -5। आगे बात समझ में, 6, -5 बस। हाँ, तो अब डी का कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है, तो डी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, जिसको ज्ञात करना है उसी का कोऑर्डिनेट x, y मान लिया करो। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे चूंकि ए डी त्रिभुज ABC की क्या है, माध्यिका है। क्या है, माध्यिका है, इसलिए BD रेशियो DC इज इक्वल टू 1:1। ठीक है, और इस 1:1 होगा, समझ में आ गया। अच्छा देखो, जब माध्यिका हो गई तो मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है ना। तो अभी हमने क्या बताया था, मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक है, एक्स अक्ष वाले जो कोऑर्डिनेट है, एक्स वाले जो कोऑर्डिनेट है उनको जोड़ के रहा था, वाई वाले कोऑर्डिनेटों को जोड़ कर रहा था, यानी x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। तो चाहे डायरेक्ट निकाल लो, x, y, डी इज इक्वल टू, है ना, डी के कोऑर्डिनेट x, y इज इक्वल टू, डायरेक्ट देखो क्या होगा, x का कोऑर्डिनेट निकाल ले हो तो x1 प्लस x2 बाई 2, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। आ रही है बात समझ में। अब देखो एक साथ यहाँ पे लिख दिया हमने, आप अलग अलग भी निकाल सकते थे, x बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 कर देते, फिर y बराबर निकालते, फिर उसके बाद में ये लाइन लिखते लास्ट में। ठीक है, हमने एक साथ करा है, तो यहाँ पे देखो कोई समीकरण को बनाने की जरूरत है नहीं, बस इसी में वैल्यू रख के हल करते जाओ। x1 की वैल्यू कितनी है, देखो कौन सी रेखा है आपकी, BC रेखा है ना, क्योंकि D ने किसको विभाजित किया है, BC को दो बराबर भागों में डिवाइड किया है। तो यहाँ पर B और C के कोऑर्डिनेट की यूज करेंगे हम, A के कोऑर्डिनेट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेट देखो, B का कोऑर्डिनेट इसको क्या है, x1 मान लो, इसको y1। ठीक है, तो देखो अब यही दोनों एक सच के कोऑर्डिनेट है ना, x1 और y1 मान लो यहाँ पर, x1 y1 x2 y2। अब तो टेंशन फ्री है, x1 प्लस x2 तो 4 प्लस 6 10, 10/2 बराबर 5। समझ में आया भाई, x1 प्लस x2 बाई 2, तो x1 कितना है, 4 है, x2 कितना है, 6 है, तो 6 4 10,
बटे 2 करो कितना आ जाएगा 5, है ना। अब देखो y1 प्लस y2, तो देखो y1 जब प्लस y2 करोगे तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, क्योंकि y2 माइनस का 5 है। तो 7 में से 5 गए कितना आ जाएगा आपका, 7 में से 5 गए 2 आ जाएगा ना, 2 बटे 2 बराबर 1, यानी जो कोऑर्डिनेट आ गया वो कितना आ गया 5,1 आ गया आंसर। ठीक है, बात समझ में आई, नोट करो इसको। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है कि बिंदु दिया गया है 6,3 और -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बार बार जो अंतः विभाजन का यूज़ करता है ये भी ज़रूरी है। जैसे एक नई चीज़ समझो आप, ए बी रेखा है आपकी, ठीक है, ए बी रेखा बस यहीं तक है, यहाँ से हमने थोड़ी सी इसको एक्स्ट्रा बढ़ा दिया और यहाँ पर एक पॉइंट सी कर दिया। हमारे यहाँ पर मुख्य रेखा कौन है, ए बी ही है। अब हम बोलें ए बी को एक बिंदु सी है जो विभाजित करता है, आप देखोगे कहाँ विभाजित कर रहा है, सी तो उस ए बी रेखा से बाहर कहीं स्थित है। तो जब बाहर कहीं स्थित है तब भी विभाजित करता है। कैसे, जब आपका सी वाला बिंदु यहां होता था तब आपके जब सी इस ए बी रेखा को विभाजित करता था, दो पार्ट कौन कौन से मिलते थे, ए सी और सी बी। तो यहां पर भी हम सी को मान लेते हैं कि ए बी क्या कर रहे हैं, ए बी को डिवाइड कर रहा है, तो दो पार्ट क्या मिलेंगे हमें, ए सी और सी बी। देख रहे हो, ए से लेकर के सी तक की डिस्टेंस, फिर सी से लेकर के बी तक की डिस्टेंस, ये भी विभाजन है, ये भी विभाजन है। ये लेकिन क्या है, इसे हम अंतः विभाजन के नाम से जानते हैं। और इसे हम किस विभाजन के नाम से जानते हैं, बाह्य विभाजन। ठीक है, फिलहाल अभी इसकी जरूरत कहीं नहीं है। क्या हो रहा है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बाह्य विभाजन है। ये सारी चीजें बस सेम रहती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अगर क्वेश्चन आता है कोई तो देखते हैं क्या है। आगे बात समझ में इतनी, तो ये हो गया आपका अंतः विभाजन बाह्य विभाजन। ठीक है, क्योंकि बार बार देखो हर क्वेश्चन में आपको अंतः विभाजन मिल रहा है, तो इसलिए हमने उसको क्लियर किया कि ये क्या, अब अंतः विभाजन इसका मतलब इसका विलोम क्या, बाह्य विभाजन। तो वो भी होता है कि नहीं होता है, उस चीज़ को हमने क्लियर करके बताया यहाँ पर। ठीक है, कि एक ऐसा बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं हो लेकिन हाँ उसी के संरेख में हो, समझ रहे हो, उसी के संरेख हो, यानी कि सी बिंदु यहाँ कहीं मान लो भाई, ए बी को बढ़ाने पर उसके आगे पीछे कहीं भी हो। ठीक है, सी अगर इधर हो जाता, सी अगर कहाँ हो जाता, इधर हो जाता, तब भी क्या करते आप, ए सी पहला बिंदु, पहला भाग आपका, फिर सी से लेकर के बी तक की डिस्टेंस सी बी, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी किसी एक बिंदु से विभाजन बिंदु तक की दूरी, ए से विभाजन बिंदु तक की दूरी, फिर विभाजन बिंदु से दूसरे एंड पॉइंट तक की दूरी। आ रही बात समझ में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसको खुद ही लगाओ, लगा लोगे। क्या है कि बिंदु दिए गए 6,3 है, चलिए तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्वेश्चन नंबर 2 में बिंदु 6,3, एक बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 6,3 है, फिर तथा -4,5 है। ठीक है, दो बिंदु हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं इन दोनों को, ये ए था, ये बी है, और इनको अंतः विभाजित करने वाला बिंदु है सी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, और इसी के कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात कर रहे हैं। ये सी इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:2 में। तो सब कुछ सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये हो गया आपका M1,
ये हो गया M2, ये हो गया आपका X1, ये हो गया Y1, ये हो गया X2 और ये हो गया Y2। तो निकाल लो x के कोऑर्डिनेट। x बराबर विभाजन बिंदु C का पहला निर्देशांक x बराबर क्या फार्मूला होता था, M2x1 प्लस M1x2 बाई M1 प्लस M2। क्या है M2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है 6 प्लस M1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू क्या है माइनस का 4 बटे M1 प्लस M2 3 प्लस 2, ठीक है, बराबर 6 दूनाई 12 प्लस माइनस माइनस 4 तिहाई 12 बटे कितना 3 2 5, तो 12 माइनस 12 0 बाई समथिंग इक्वल टू 0। y का कोऑर्डिनेट निकालो, y का क्या हो जाएगा M2 Y1 प्लस M1 Y2 बटे कितना M1 प्लस M2 बराबर। अब देखो M2 की वैल्यू कितनी है, M2 की वैल्यू 2 है, Y1 की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस M1 की वैल्यू 3 है, Y2 की वैल्यू कितनी है 5 है, बट M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 2, तो 3 दूनाई 6 और 5 तिहाई 15 बटे कितना 5, तो 15 6 21, 15 से कितना हो गया 21 हो गया बटे कितना 5, 5 से तो कटेगा नहीं, 21 बटे 5 ही हो जाएगा ये, ठीक है। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट आगे सी के वो क्या आ गए, सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे भाई 0, 21 बटे 5 आंसर, ठीक है, समझ गए चीज़ों को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या कि किसी वृत्त के एक व्यास के एक छोर के निर्देशांक, वृत्त का कोई व्यास है, ठीक है, मान लेते हैं व्यास क्या है इसका AB है और ये इसका केंद्र है, ठीक है। तो वृत्त के एक व्यास के एक छोर के निर्देशांक 4, -1 हैं, तो किसी को भी एक 4, -1 मान लो, चलो इसी को मान लेते हैं। अब पहला वाला इसको मनायो तो इसी को मानो यार, 4, -1 उसको भी मान सकते थे। लो तो सोचोगे नहीं कोई लॉजिक है, 4, -1 हो गया, ठीक है। फिर तथा वृत्त के केंद्र के निर्देशांक 1, -3 है, केंद्र के निर्देशांक दिया गया है 1, -3। व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, जिसके निर्देशांक ज्ञात करने उसी को x, y मान लो, ठीक है। लेकिन देखो यहां पर विभाजन बिंदु O है और हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक नहीं ज्ञात करना है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं। इस बार हमें एक एंड पॉइंट, अंत्य बिंदु है हमारा, उस A के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। बात समझ में आ रही है ना,
यहाँ पर हमें विभाजन बिंदु के निर्देशांक नहीं ज्ञात करने हैं, लेकिन फार्मूला वही यूज करेंगे और वही बात होगी, अज्ञात राशियों वाली बात होगी कि जब समीकरण बन ही गया है तो उसमें कोई भी एक अज्ञात राशि हो उसकी वैल्यू तो हम फाइंड कर ही लेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप इसके कोऑर्डिनेट एक बराबर विभाजन सूत्र से, ठीक है, 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। अच्छा एक चीज और देखो, यहां पर ये क्या है, केंद्र है ना, तो केंद्र से ओ तक की दूरी और ओ से बी तक की दूरी क्या होंगी, ये बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि ओ ए भी त्रिज्या है, ओ बी भी त्रिज्या है। केंद्र से परिधि को मिलाने वाली कहीं भी रेखा हो, ठीक है, चाहे जहां हो, वो क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ठीक है, ओ से आप इसको कहीं भी मिला दो तो ये क्या होगी, हमेशा बराबर होगी। इस चीज को तो आप समझ चुके हो ना, यानी इसको कुल मिलाकर जब बराबर पार्ट होंगे तो 1:1 में डिवाइड करेगा। और ऐसा बोल सकते हो आप कि व्यास पे जो केंद्र होता है वो क्या, उसका मध्य बिंदु है। ठीक है भाई, आप वृत्त का व्यास खींचो तो केंद्र क्या बनेगा, उसका मध्य बिंदु बनेगा ना। तो मध्य बिंदु अगर ये हो गया तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2/2। अब यहां पर देखो फार्मूला नहीं लिख सकते हम, ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि चीजें हमने थोड़ी सी डिस्टर्बिंग कर ली हैं अपनी। वो क्या किया, इसके कोऑर्डिनेट को x मान लिया है, और ये जो मध्य बिंदु का अगर हम फार्मूला लिख रहे हैं यहां पर, तो मध्य बिंदु का ये जो होता है ये x ये होना चाहिए। ठीक है, और हमारे इस क्वेश्चन की तरह ये बन रहा है, या तो इसको x1 और y1 करो तब लिख सकते थे। समझ रहे हो, व्यास AB का मध्य बिंदु केंद्र O होगा। ठीक है, तो एक बराबर डायरेक्ट लिखो, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या, एक बराबर क्या, x प्लस 4, यानी जो x अक्ष वाले कोऑर्डिनेट है उनका ऐड बाई 2, x1 प्लस x2/2, तो x प्लस 4/2, तो 2 देखो इधर आ जाएगा x प्लस 4 के, और x बराबर कितना हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा तो 2 माइनस 4 हो जाएगा, कितना आ गया, -2, तो x बराबर आ गया आपका -2। ठीक है, -3 बराबर y वाला कोऑर्डिनेट, तो y वाले कोऑर्डिनेट को जोड़ लो, y प्लस -1 हो जाएगा तो -1 हो गया अपान 2, भाई माइनस का है ना, फार्मूले में प्लस होता है, प्लस माइनस 3 दूना 6, माइनस का 6 बराबर y -1 के, -1 इधर आएगा क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, एक में से 6 जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा आपका। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना आ गया, ए के निर्देशांक आ गए, ए के निर्देशांक मतलब दूसरे छोर के निर्देशांक, ऐसा भी लिख सकते हो ना, दूसरे छोर के निर्देशांक क्या आ गए भाई, -2 -5। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, उस वृत्त का केंद्र ज्ञात करो जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए गए हैं। इस बार देखो सिरों के निर्देशांक दिए गए और केंद्र के पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको आप आसानी से निकालिएगा विभाजन सूत्र का प्रयोग करके, या मध्य बिंदु वाला प्रयोग कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बिंदु C के निर्देशांक ज्ञात करना है यदि B जिसके कोऑर्डिनेट हैं 1, 2, 6, बिंदु 3, 5 और C को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 में के अनुपात में विभाजित करती है, बिंदु A तथा C को मिलाने वाले। अच्छा देखो यहाँ पे देखो चीज़ें थोड़ी सी अलग दी गई हैं। यहाँ पर रेखाखंड है हमारा AC, A और C को मिलाने वाले, तो
ये हो गया हमारा ए और ये हो गया हमारा सी। ठीक है, ए और सी को मिलाने वाले रेखाखंड, तो ए और सी के कोऑर्डिनेट क्या है? ए के कोऑर्डिनेट है 3,5, ए का कोऑर्डिनेट है 3,5, सी का कोऑर्डिनेट नहीं दे रखा है, और इन दोनों को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है कौन? बिंदु बी। बिंदु बी विभाजित करता है। इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं? 1/2, 1/2, और किस अनुपात में विभाजित करता है? 1:3 में, 1:3 में। ये 6 है भाई। तो सी का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, तो सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कितना? x, y। ठीक है, तो ये तो यार बन गया अभी तीसरे क्वेश्चन की तरह, वृत्त के व्यास वाले की तरह। ठीक है, एक छोर के निर्देशांक पता है, केंद्र के निर्देशांक पता है, और दूसरे छोर के ज्ञात करने हैं। लेकिन वहां पे ये मध्य बिंदु था, लेकिन यहां पर ये मध्य बिंदु नहीं है। ये बी जो है इसको 2 बराबर भागों में नहीं, 1:3 के अनुपात में बांट रहा है। तब भी सिंपल क्वेश्चन है यार, वहां पे हमने मध्य बिंदु का यूज किया था, यहां पर हम विभाजन वाले सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट लिख दो यहां पर, चीज़ों को मानते चलो ना, ऐसे मान लिया करो एकदम सिंपल हो जाएगा। x1 y1 x2 y2 वो x है ही, और ये क्या होगा आपका m1 और ये क्या होगा m2। ऐसे एक छोटा सा डायग्राम बना करके आप अपनी फेयर कॉपी में ऐसे चीज़ों को अगर मान रख देंगे सबकी जगह पर, तो यहाँ पे कुछ लिखना नहीं पड़ेगा। माना x1 3 y1 5 m1 1 m2 3। ठीक है, सारी चीज़ें एक लाइन में हो गई, काम खत्म। अब ये क्या है? यही हमारा एक्स वाई है, तो यहाँ पर x2 बराबर फार्मूला बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा फार्मूला? x2 बराबर ना, x2 बराबर, ध्यान देखना नहीं तो दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा। फार्मूला x बराबर लिखवाए हैं हम। ठीक है, वो x बराबर क्या है? विभाजन बिंदु का निर्देशांक है ना। यहाँ पर विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या मान रहे हो आप? x2 मान रहे हो। समझ पाओगे? डिस्टर्ब हो जाओगे। तो एक काम करो, आप इसको x1 और y1 ही मानो, और इसी को क्या मानो आप? xy मानो। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है भाई। जो हमें फाइंड करना है, सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो xy मानकर हम निकालते हैं। इससे अच्छा x1 y1 मान के निकाल दो। ठीक है, ताकि फार्मूला डिस्टर्ब ना हो। आगे बात समझ में? ठीक है, तो फार्मूला आप जनरली लिखो, क्या होगा आपका? x बराबर क्या होगा? m2 x1 प्लस m1 x2 बटे कितना? m1 प्लस m2। बताओ, m2 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू 3 प्लस m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू, तो यार x1 y1 वहाँ पे है, तो इसको x2 y2 करना पड़ेगा ना। x1 y1 x2 y2 और ये xy। अब ठीक है, x2 की वैल्यू कितनी? x2 खुद ही है, बटे कितना? m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3, और x की वैल्यू भी पता है हमें यहाँ पर 1/2। देखो इस पूरे में अज्ञात राशि कितनी है? x2 है ना। कर लोगे पक्षांतर? बोलो, x2 की वैल्यू निकाल लोगे? खुद ही करोगे तुम, हम नहीं करेंगे। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? m2 y1 प्लस m1 y2 बटे कितना? m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी है? 6 है। y की वैल्यू कितनी है? 6 है ना। m2 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू 5, m1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू y2 खुद ही m1 प्लस m2 1 प्लस 3। यहाँ पे भी देखो कितनी अज्ञात राशि है, सिर्फ y2। पक्षांतर करके y2 का मान निकाल लोगे, और यहाँ पर पक्षांतर करके x2 का मान निकाल लोगे, और वही पूछ रहा था, सी के निर्देशांक हो जाएगा। इतना नोट कर लो, बाकी का काम करो। 5 हो गया। छठवां, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके दर्शाइए कि बिंदु पी क्यू आर संरेखी। हाँ, ये देखो भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में भी आता है। देखो ये कई सारी चीज़ें, इसके पहले भी हम ऐसा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। सिद्ध कीजिए 3 बिंदु क्या है संरेखी हैं।
संरेख। ये जो हम किसी बिंदु को संरेख सिद्ध करते हैं, इसके देखो कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप बन जाता है सिर्फ दो बिंदुओं के बीच की दूरी के द्वारा। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाले सूत्र के द्वारा संरेख सिद्ध होता है। फिर अभी आपने विभाजन बिंदु वाला फार्मूला पढ़ा, विभाजन बिंदु द्वारा हो जाएगा। और अभी एक एक्सरसाइज, एक और अगली एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे 6.4, तो उसके पहले एक हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। जैसे त्रिभुज है, इसके तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे देगा और फिर उसका क्या निकालना होगा, उन शीर्षों के निर्देशांक का प्रयोग करके उसका क्षेत्रफल निकालना होगा। वो फार्मूला होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा। क्या है यार, ठीक है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा। ठीक है, इसमें से जो सबसे बेस्ट तरीका है, एकदम परफेक्ट तरीका है, एक्यूरेट तरीका है, वो यही है, त्रिभुज के क्षेत्रफल द्वारा। ठीक है, ये आपको अगली एक्सरसाइज में समझाएंगे हम। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि सिद्ध करना है भाई, तीन बिंदु दिए गए हैं, संरेख सिद्ध कीजिए आप। ठीक है, अगर उसमें स्पेशली कुछ कहा गया है कि विभाजन सूत्र का प्रयोग करके, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र प्रयोग करके, ठीक है, या त्रिभुज का क्षेत्रफल प्रयोग करके, तब तो भाई जो उसमें कहा गया है वो करिए। जब कुछ ना कहा गया हो तो सबसे बेटर आपका यही है। ठीक है, इसी का यूज कीजिए। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप इसके इन दोनों में से भी किसी का यूज कर सकते हो। जैसे वो 2 नंबर 3 नंबर में आता है, यानी क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बढ़िया लेवल में दे रखा है, ज़्यादा नंबर में दे रखा है, तो आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का यूज़ करो। ठीक है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो हम इसको पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, अब हम इस पर चर्चा करते हैं कि विभाजन बिंदु के द्वारा, इसके सूत्र के द्वारा कैसे हम तीन बिंदुओं को संरेख साबित करते हैं। देखो, संरेख सिद्ध करने के लिए क्या किया जाता है, मान लेते हैं कोई तीन बिंदु है हमारे, ए, बी और कौन है, सी। तीन बिंदु हैं जो क्या है, संरेख सिद्ध करने हैं। अब भाई लाइन में हमने खींच दिया है तो वो तो संरेख दिख ही रहे हैं, लेकिन हमको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे। तो मान लेते हैं भाई इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, x1, y1, इसके कोऑर्डिनेट हो गए हमारे x2, y2, और इनका जो रेशियो मानते हैं वो k/1 मानते हैं। इसके कोऑर्डिनेट x, y हो गए। समझ रहे हो। अब यहाँ पर देखो कि जो हमने k माना, हमें x1, y1, xy और x2, y2, इन सब के सारे तीनों निर्देशांकों के मान पता होंगे। ठीक है, और ये k हमारे लिए इस समय अज्ञात राशि के रूप में रहेगा। k का मान निकालेंगे हम दो तरीकों से, और उन दोनों तरीकों से k का मान अगर बराबर आता है, ठीक है, तो बिंदु संरेख होंगे और वही उसके कोऑर्डिनेट भी होंगे। ठीक है, आ रही बात समझ। अच्छा ये बताओ, आप बोलोगे इसके कोऑर्डिनेट को आप कुछ और मान लेते, एक क्यों माना, इसका मतलब तो ये इसका अनुपात हमेशा एक ही होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, अगर k की वैल्यू, देखो इनका अनुपात कितना है, k/1 है ना। अगर k की वैल्यू 2/3 आ जाती है तो क्या लिखोगे आप अनुपात में, 2/3 अनुपात है 1। हमें पता है अनुपात में हम किसी संख्या से गुणा भी कर सकते हैं, तो 3 से गुणा कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2/3 आ गया। क्या एक वहां पर स्थिर है,
स्थिर नहीं है ना, वो भी एक वेरिएबल के रूप में ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो में अगर कोई एक भी राशि आपकी वेरिएबल के रूप में आपने बना दिया, ज्ञात कर दिए, तो वो दोनों अज्ञात मान के चलो उसको, ठीक है। उससे हमारा फायदा ये हो जाता है कि हमें एक ही चीज़ पर फोकस करना पड़ता है। अनुपात को हमें m और n मान के या m1 और m2 मान के नहीं करना पड़ता, ठीक है। इसलिए चीज़ें हमारी थोड़ी ईजी हो जाती हैं। आपने देखा k/1 का आंसर कितना आया, 2:3 आया। कब? जब k की वैल्यू ऐसे आई, और अगर k की वैल्यू 2 ही मिलती है तो 2:1 ही होगा, ठीक है। अब k के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका दूसरा वाला रेशियो 1 ही रहेगा या फिर कुछ और होगा। आगे बात समझ में? चलिए क्वेश्चन लगाते हैं, तब वहीं से ज़्यादा आपको समझ में आएगा। आप एक चीज़ समझ गए बस इतनी बात से कि k और 1 मानना है। क्या क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन है। 3 बिंदु दिए गए हैं PQR। P हो गया, Q हो गया, और कौन है? R है। P के कोऑर्डिनेट 2, -1, Q के कोऑर्डिनेट 0, 1, R की कोऑर्डिनेट -3, 4। सब सही है भाई। 2, -1, 0, 1 और -3, 4, इनको सिद्ध करना है, संरेखी हैं, ठीक है। क्या सिद्ध करना है? इनको संरेखी सिद्ध करना है। तो भाई मान लेते हैं, माना बिंदु Q PR को के अनुपाते 1 में अंतः विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, ठीक है। इसको किस में? K में, और इसको कितने? 1 में। तो देखो, अब ये क्या हो जाएगा आपका? x1 y1, ये x y, और ये x2 y2, ठीक है ना। चलो बताओ फार्मूला क्या बनेगा? x इज इक्वल टू m2, यही आपका m1 m2 है ना, m1 m2, m2 x का है तो x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2 के द्वारा, ये सूत्र हो गया आपका। अब x की वैल्यू कितनी है? 0, m2 की वैल्यू कितनी है? 1, x1 की वैल्यू कितनी है? 2, प्लस m1 की वैल्यू कितनी है? k, x2 की वैल्यू कितनी है? -3 बटे m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। अब इधर तो 0 आ गया, k प्लस 1 इधर अगर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 1 के 2 और माइनस कितना? 3k, -3 के इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, और k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/3। k की वैल्यू तो निकल गई। आ रही बात समझ में? अब आप किसकी वैल्यू निकालोगे? y के जरिए फिर से k की वैल्यू निकालोगे। y बराबर क्या होगा भाई? m2 y1 प्लस m1 y2 बटे m1 प्लस m2। तो y की वैल्यू कितनी है? 1, m2 की वैल्यू कितनी है? 1, y1 की वैल्यू कितनी है? -1, प्लस m1 की वैल्यू है k, फिर y2 की वैल्यू है 4 बटे m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा? k प्लस 1। k प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, ये हो जाएगा k प्लस 1। इधर 1 1 के 1 -1 प्लस 4k, ठीक है। 4k को इधर लाओगे क्या हो जाएगा? ये माइनस का 4k हो जाएगा। इधर माइनस का 1 बच रहा है, इधर से भी +1 उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ये माइनस के 3k और ये माइनस के 2 हो जाएंगे। तो k इज इक्वल टू माइनस का 2 बटे माइनस का 3, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी 2/3 आ गया। बात समझ में आई आपको? क्या किया हमने k और 1, यही बात मानी सिर्फ ना, k और 1 को हमने एक अनुपात मान करके लिख दिया यहाँ पर, और अनुपात मानने के बाद अब इन दोनों तरीकों से
एक्स के कोऑर्डिनेट और वाई के कोऑर्डिनेट के दोनों के तरीकों से हमने के की वैल्यू लाई और दोनों ही तरीकों में के का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। अगर बिंदु Q पी आर को अंतःविभाजित कर रहा है तो उसका वो समान अनुपात आना चाहिए। ठीक है, तो के की वैल्यू बराबर आने का प्रमाण ये मिला कि ये जो भाई बिंदु Q है, ये जो बिंदु Q है ये इसको क्या कर रहा है, समान अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, किस अनुपात में, 3 से दोनों को डिवाइड करना होगा, क्योंकि देखो जो रेशियो बनेगा आपका k अनुपात 1 मतलब 2/3 अनुपात 1 बनेगा, तो 3 से गुणा कराकर ये 2 अनुपात 3, यानी ये 2 अनुपात 3 के रेशियो में इसको बांट रहा है। अगर ये बांट नहीं रहा होता इसका मतलब क्या कि Q बिंदु क्या है हमारा, जो Q बिंदु होता आपका वो इस रेखा को अंतःविभाजित नहीं करता, अर्थात वो और कहीं स्थित होता। ठीक है, अगर k का मान दोनों ही स्थितियों में बराबर आ जाए तो समझ लेना बिंदु क्या है आपके, संरेख है। ठीक है, बस इतनी। इसके बाद देखो एक लाइन लिखना है, यहाँ पे क्या पूछा है, संरेख सिद्ध करना है ना। ठीक है, चूंकि दोनों स्थितियों में k का मान समान प्राप्त होता है, अतः बिंदु P, Q तथा R संरेख हैं, प्रूफ्ड। ठीक है, इतनी सी बात होती है। ठीक है, समझ में आया। क्या करना है, एक 3 बिंदु देगा हमें, तीनों के कोऑर्डिनेट पता होंगे और पूछेगा सिद्ध करो कि भाई इनकी ये संरेख है। तो तीनों को जिस सीरियल से दिया गया है, पी क्यू आर सीरियल से दिया गया है, तो बीच में कौन बनेगा, क्यू बनेगा। ठीक है, तो उसको लिख देना कि माना वो भाई बीच वाला बिंदु जो क्यू होगा वो हमारी पूरी लाइन पी आर को के अनुपात 1 में अंतःविभाजित करता है। ठीक है, फिर आपको इसके कोऑर्डिनेट के जरिए के का मान निकालना है और वाई वाले कोऑर्डिनेट के जरिए भी के का मान निकालना है। अगर के का मान बराबर ना आया होता तो क्या लिखते, चूंकि दोनों स्थितियों में के का मान समान प्राप्त नहीं होता है, अतः बिंदु P, Q तथा R संरेख नहीं होंगे। ठीक है, और समान प्राप्त होता है तो अतः बिंदु P, Q तथा R संरेख होंगे। आगे बात समझ में। तो एक क्वेश्चन कौन था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 था ना। क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, कि बाकी के क्वेश्चन अगले वीडियो में। इतनी चीज़ को समझिए पहले। ठीक है, और फेयर कॉपी कंप्लीट करते रहिए। फेयर कॉपी कंप्लीट नहीं होगी फिर से वीडियो ब्रेक हो जाएगा ऐसे ही। ठीक है, आप जितना रेगुलर ग्रुप में कॉपी अपने दिखाते रहेंगे, चीज़ों को बताते रहेंगे, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई, उतना ही आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। आप लापरवाही करेंगे तो हम भी अब पीछे नहीं हटने वाले हैं, है ना। आप लापरवाही करो, हम भी वीडियो नहीं बनाएंगे, बस क्या करना है भाई। ठीक है, तो रिप्लाई करते रहिए ग्रुप में, चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, और फेयर कॉपी अपनी कंप्लीट करते रहिए। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है, इसके पहले 6.2 तक सबकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, ओके।